टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे गॉस एक साइंटिस्ट है, उसने उसका कुछ लॉ बताया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। वो समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। उनका हम वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट एग्जांपल में कि ये कोई एरिया था, यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो हमने कहा इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। एक तो ऊपर हो सकता है, एक तो नीचे हो सकता है। सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी। जो तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारे मोबाइल का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ योर फोन, which can be coming out directly into the your eyes, और एक तो नीचे जा सकता है। ठीक, फिर आगे कुछ एग्जांपल्स हमने किए। ओपन सरफेस मतलब 2D ज्योमेट्री के लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो ये देखो, ये इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और उसका डायरेक्शन के कैप। मतलब मैं इसको एक्स वाई प्लेन में कंसीडर किया तो इसका एरिया वेक्टर जेड प्लेन में आ गया। तो बॉडी अगर एक्स जेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर वाई प्लेन में आएगा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। फिर 3D ज्योमेट्री, ये जो क्लोज ज्योमेट्री है, क्लोज ज्योमेट्री के लिए हम इंडिविजुअल सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो ये सरफेस का एरिया आउटवर्ड की तरफ ही लेते हैं। क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है हम आउटवर्ड लेते हैं। ठीक है, इनसाइड नहीं लेते, आउटसाइड लेते हैं। ठीक है, वैसे ही कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के जो दो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और ये जो कर्व है उसका रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये स्फीयर के लिए भी वैसा ही होगा। स्फीयर के लिए एक हर एक पॉइंट के ऊपर से जो एरिया वेक्टर जाएगा उसके सरफेस को वो परपेंडिकुलर होगा। इसको जूम करके देखा था, जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे एरिया वेक्टर। फ्लक्स, फ्लक्स को हमने यहाँ डिफाइन कर लिया आफ्टर कवरिंग दिस एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम दो तरीके से लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। मैंने न्यूटन पर कूलम लेके फॉर्मूला में उसका यूनिट निकाला, किसका, फ्लक्स का। ठीक है, अगर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमने केसेस देखे, एक दो केसेस देख ले, ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला ही बोल रहा है फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के ऊपर। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना फ्लक्स ज्यादा होगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अगर एरिया ही बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है लेकिन एरिया बड़ा है, तभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा होगा जहां पे एरिया इज बिगर। आगे हमने देखा कि अगर किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो अगर यहाँ पे एंगल ये थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में होगा ई कॉस थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल में क्या किया हमने। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे हमें एंगल थीटा दिया था, सो वी हैव टू सी जस्ट कि मैं कहाँ से मेजर किया है। इसको यहाँ से मेजर किया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा। एक एग्जांपल हमने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिया कि इस एग्जांपल में ये जो है डायरेक्शन का हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दिया था थीटा, तो उसका कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी ई साइन थीटा। यहाँ से थीटा मेजर किया तो ये ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये ई साइन थीटा हो जाएगा। फिर एग्जांपल यहाँ देखा कि अगर सेम प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है तो नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, सर वो ऊपर वाला तो एग्जांपल नहीं समझा सर। हाँ, कौन सा वाला, ये वाला, दिस वन। यस सर। क्या है, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबसे आसान है वो। देख, हमें क्या करना है, हमें बस पानी निकालना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पिंक कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, टेढ़ी जा रही है, ऐसी जा रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट मुझे चाहिए। कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ऊपर जाने वाला डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए। ठीक है,
ये वाला कंपोनेंट मुझे चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, तो हमें एंगल देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है। अगर उसका एंगल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन सा एंगल गिवन है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा गिवन है। तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा ई कॉस थीटा और एक ये कंपोनेंट बनेगा ई साइन थीटा। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, एरिया वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट लेना है, और वो कौन सा, ये केस में ई साइन थीटा। अगर मुझे गिवन होता कि ये एंगल थीटा है, दिस एंगल, ये एंगल थीटा ना होके ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो मैं ये ई कॉस थीटा इसे लिखता। जो वर्टिकल कंपोनेंट उसको क्या लिखता मैं, ई कॉस थीटा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि तुम थीटा कहाँ से मेजर करते हो। अगर मैं वर्टिकल के साथ मेजर करता हूँ ये थीटा, तो बराबर ये ई कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ ये केस में हॉरिजॉन्टल के साथ हमने, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल मैंने मेजर किया, तो ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा हो गया। उससे कोई मतलब नहीं हमें, हमें ये कंपोनेंट से मतलब है जो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो। इस केस में एरिया वेक्टर के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट आया, ई साइन थीटा। ये यहाँ पे और क्लियर से हमने एक एग्जांपल किया, यहाँ पे 30 डिग्री ये किया था, तो ये e cos 30 और एक e sin 30 हो गया। सो विल टेक e sin 30 because it is along the direction of area vector। चार ऑप्शंस दिए थे, उसमें से कौन सा लगाया हमने, e sin 30 लेंगे हम, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया को लिखा पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड को e ही रख दिया हमने। सो फ्लक्स मेरा बन गया हाफ e पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिर क्या है, और एग्जांपल किया क्या हमने, ये दिस वन। ठीक, चलो इसको बना देते हैं 0 से। इसके भी आगे क्या है, वो तो थोड़ा आगे, और दो एग्जांपल हम कर लेते हैं इसके पास। सिलेंडर वाला कुछ किया क्या हमने एग्जांपल, नहीं, चलो और एग्जांपल इसे कंटिन्यू करते हैं। फ्लक्स की छोटी बातें करेंगे हम, फिर गॉस लॉ देखते हैं। सो राइट दिस एग्जांपल विथ मी। एक ऐसा क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्लोज्ड क्यूब हमने रख दिया, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं इसको, पैरेलल पॉइंट कहते हैं ना शायद से, इसकी साइड ए है। ठीक है, सभी डायमेंशंस ए है इसके। ठीक है, दिस इज आल्सो ए। विनीता, जल्दी आने का, 7 बजे क्लास रहता है, 7:15 बजे आते तुम। घर पे होकर भी हम 7:15 बजे आते हैं, मतलब कुछ क्या बोलना आप। ठीक है, सब जन 7:05 में मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, तुम 15 मिनट में आते। बहुत नाइंसाफी खुद के साथ। ठीक है, यहाँ पे पूछी हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, और टोटल फ्लक्स हमें पूछा, फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स। ठीक है, इसको लेबलिंग कर देते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऊपर का 5 और ये नीचे का 6। हर एक फेस से सरफेस, हर एक फेस से हम फ्लक्स निकालेंगे। सो पहले phi 1 निकाल लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट द phi 1। phi 1 क्या होगा,
phi1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो कांस्टेंट है भाई, इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 के लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो एंगल, उनके बीच में एंगल 180 डिग्री, ठीक है। इसके बता देता हूँ, ये एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 डिग्री। कौन से फेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले फेस। सो phi1 विल बी इक्वल्स टू ई ए cos 180 डिग्री। वो कितना आएगा, E इज E, A कितना होगा, cos 180 कितना होता है बाय द वे, -1। So flux through the first surface is minus EA square, ठीक है। और एक करके देता हूँ सेकेंड, phi2 कहाँ है, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कोई फ्लक्स पास होगा क्या phi2 से, ये एरिया यहाँ, नहीं होगा इलेक्ट्रिक सर। फील्ड इधर, 90 डिग्री। तो नहीं होगा। यस सही No, sir. होगा, EA नहीं होगा, cos 90 डिग्री, 0 दिया उसे। चलो फिर ये सभी कवर कर दो अभी, 5 6 7 8 9 10। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ऐसे सबको ऐड करके टोटल मुझे बताओ। phi1 plus phi2 plus phi3 phi4 plus through 5 through 6। सर बट ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, कौन सी, फ्लक्स। ना 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 ना, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, जाग जाओ, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर हम्म, वेक्टर क्वांटिटी, उनका डॉट प्रोडक्ट, ओके सर, ओके। उनका डॉट प्रोडक्ट किया। तो phi3 यहाँ से निकालते हैं, phi3 क्या होगा, phi3 के लिए E square. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये ठीक है। सो phi3 विल बी EA cos 0 डिग्री लेंगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा EA स्क्वायर। Sir, 2EA square. 2 टोटल, क्या तो टोटल बोल रहा है क्या, हाँ सर। 2EA square 5 4 निकाल लेते हैं। 4 के लिए क्या है, 4 इस पीछे, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये इसका एरिया वेक्टर पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, तो 5 4 इज इक्वल्स टू 0। 5 और 6 बाकी है, उसको नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे। फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस कौन सा है, ऊपर वाला है शायद से। हाँ सर। हाँ, तो वो भी 0 हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर आएगा। एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, 90 डिग्री एंगल। फ्लक्स थ्रू सिक्स सरफेस इज आल्सो 0। क्या मुझे तो टोटल 0 लग रहा है, तो मेरा 2 हाँ कैसे आया, सर, मैंने फिफ्थ माइनस को के गलती साथ नहीं से ऐड EA किया है, स्क्वायर ले लिया। ठीक है। सो टोटल फ्लक्स विल बी EA square minus EA square is equals to 0। दिस इज द आंसर। आगे चल के हम क्या करेंगे, हम अंदर ना कहीं पे एक क्यू चार्ज रखेंगे और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे। तो वो गॉस ने बताया था वैसी चीज, इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर हम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखेंगे और एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी वो केस में, और फिर उसका फ्लक्स बताएंगे हम, तब 0 नहीं होगा। ये केस में चार्ज अंदर नहीं है और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड बी और बाय दिस क्यूबॉइड शेप और पैराबोलॉइड शेप इज 0।
सिलेंड्रिकल शेप लेके आते हैं हम अभी। नेक्स्ट एग्जांपल में सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं। वाई एक्सिस एक्सिस कोऑर्डिनेट दिखाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट थी, ठीक है। ये वाले एग्जांपल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लेते हैं, एंड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेरी कर देंगे। लेंथ L गिवन है and the radius is R, और electric field is in this direction. This is electric field, this is x-axis, y, z. Find total flux. Find net flux passing through cylinder. तो हमने कहा इसको 1 ले लो, इसको 2, इसको 3, फ्लक्स थ्रू 1, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 180 डिग्री। तो ये कितना होगा EA cos 180 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू 1 कितना हो जाएगा, माइनस टू पाई आर स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा सर। E, नहीं 510 क्यों नहीं होगा, नहीं नहीं वो तो okay. प्रेजेंट है ना। क्या है मैग्निफिकेशन, EA -1, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं -E, एज इट इज रहने दो। लेट से कि हमें फॉर्मूला पता नहीं एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, लेट से पता नहीं। फाई टू कर्व सरफेस है, 3D में इमेजिन करो, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, ठीक है। हाफ पोर्शन कर्व सरफेस इज अपवर्ड, तो परपेंडिकुलर है वो, तो जीरो हो जाएगा। तो फॉर दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से देखो नीचे से देखो 90 डिग्री, फाई2 इज 0, तो टोटल जीरो ही हो रहा है। हाँ 5 इज EA, तो नेट फ्लक्स कितना होगा -EA प्लस EA। ये सिचुएशन में भी नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। सो क्लोज्ड एंटिटी के लिए इनसाइड में कोई फ्लक्स मौजूद नहीं होता, ऐसा हम साबित कर चुके। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग होगी तब ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, कांस्टेंट थी, हर जगह पे E थी। यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ तक भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है। थ्रू आउट द जर्नी इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कांस्टेंट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर देंगे तो शायद से सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट सर अगर क्वेश्चन, बॉडी, चलो मैं आगे। हाँ जी सर। बॉडी सर पूछो। सर हाँ, अगर एक पूछो, बॉडी, सुन रहा हूँ। अगर हम जैसे यहाँ तो ये सब तो यूनिफॉर्म है, मतलब सिमेट्रिकल बॉडी है। अगर कोई बॉडी अनसिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली वो तो नॉन जीरो जाएगा ना वैल्यू। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देयर वी विल कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आज करना है, वैसा एक एग्जांपल है हमारे पास, कोन के लिए पूछा था। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। एक्सिस निकालो सबसे पहले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्यूब ले लो, एक क्यूब दे दो हमें, एक क्यूब।
This is A. This distance is also A. सभी डायमेंशंस A है. क्यूब है एक्चुअली. एक्सट्रूजन थोड़ा ज्यादा हो गया है. क्यूब ओनली. This side is A. Every side is A. ठीक है. अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, लेट्स फ्लो द इलेक्ट्रिक फील्ड. This electric field is varying electric field E naught x I cap. X डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए I cap. As the distance increases, electric strength increases. Vary हो रही है, मतलब ओरिजिन पे देखेंगे तो x कितना होगा ओरिजिन जीरो पे? 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे 0 हो जाएगी. यहाँ पे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से 1 सेंटीमीटर के पास, वो हो जाएगी E नॉट इंटू 1. आगे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग. तो ये सिचुएशन में देखते हैं कि क्या करना है हमें. तो हर एक जैसा कन्वेंशनल किया 1 2 3 ये 4 5 एंड 6. हम फ्लक्स निकाल लेते फटाफट से. देखो मैं पहले 5 1 निकालता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट किया तो समझना चाहिए. 1 के लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आ रहेगा 180 डिग्री. ठीक है, तो क्या मैं इसको माइनस ई ए लिख दूं सीधा, और हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ई नॉट इंटू एक्स इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर. ठीक है, एक्स कितना होगा, कितने A. डिस्टेंस पे है ये A. फेस कितने डिस्टेंस पे ए A फेस पे. पे, तो एक्स की जगह पे हम ए पुट कर देंगे. सो माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई नॉट ए क्यूब. दैट इज द फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस. सेकेंड फ्लक्स थ्रू दिस क्या मैं 0 कह सकता हूँ, 0. क्योंकि वो परपेंडिकुलर है. Yes. ये इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चाहे वो वेरी हो कुछ भी हो, एंगल तो 90 डिग्री बना ना, तो cos 90 इज 0. फिर कौन से 0 हो जाएंगे, 5 4 इज आल्सो 0, 6 is also 0. 5 5 And इज 6. 0, 6 6 इज आल्सो 0. 0. ठीक है, क्योंकि एंगल उनका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. 5 3 देखते हैं, तो 5 3 क्या होगा, डायरेक्शन क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, और एरिया वेक्टर का भी इधर. पैरेलल लाइंस एक के बीच क्यूब. में Sir, एंगल 2 0 E. डिग्री होता है, तो दिस इज Sir, 2 2 E naught E A naught. cube. A cube. Sir, 2 E not a cube. Yes, sir. E naught E तो cube. पहले हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं इसको. Okay. ई नॉट एक्स इंटू ए स्क्वायर लिखते हैं, प्लस आएगा cos 0 इज 1. एक्स की वैल्यू एज इट इज तुमने बोली 2a इंटू ये ए स्क्वायर, तो कितना आया ई नॉट इंटू 2a क्यूब. 5 3 हमारा ये आया. अभी नेट निकालते हैं, नेट कितना आएगा 5 1 प्लस 5 के तो 0 है, बाकी फिर इंक में वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे. सो 5 1 इज माइनस E naught A cube plus 5 3 is E naught 2 A cube. So net flux यहाँ पे 0 नहीं आया, कुछ E वैल्यू naught A आई, cube. that is E naught A cube. ठीक है, लिख लो इस. So just by changing the electric field and keeping all dimensions same for a closed loop, electric flux may or may not 0. चलो गॉस लॉ करने के लिए हम रेडी है. सर जेव्हा तुम्ही लिहिता तेव्हा बाकीच्यांना माईक बंद करायला सांगा ना सर. अनुराग माइक बंद करो.
हो गया? यस सर। लिखना हो गया? जी सर। सेजल का हो गया मतलब सबका हो ही गया होगा। जी सर। ठीक है, चलो भाई, चलो अभी हेडिंग लगा, एलिमेंटल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एलिमेंटल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने क्लोज सरफेस के लिए देखा कि एरिया वेक्टर देखने का, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेने का। ठीक, तो हम अभी दूसरा एक छोटा सा इंटीग्रेशन का फॉर्म इसको लिखेंगे। फॉर दिस व्हाट वी कंसीडर, थोड़ी सिचुएशन का ट्विस्ट लेके आते हैं। इस बार हम चार्ज को लेके आते हैं, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लेके आते हैं। इसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक स्पीयर कंसिडर करते हैं। स्पीयर के अंदर उसके सेंटर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। सो आई एम ड्राइंग द स्पीयर। ठीक है, तो ये स्पीयर लगने के लिए ऐसा कुछ बना देते हैं ताकि ये 3D ज्योमेट्री लगे। ये स्पीयर है, स्पीयर के सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया और इसकी रेडियस खोल देते हैं। स्पीयर की रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा थोड़ा स्पीयर को ना काट देते हैं। एक्चुअली बाद में इसका नाम हम गॉसियन सरफेस दे देंगे, लेकिन वो वर्ड हम अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो प्लस क्यू चार्ज एक स्पीयर के अंदर रखा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, जैसे कि लास्ट केस में हमने देखा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो किसी क्लोज्ड बॉडी के ऊपर से फ्लो हो रही थी, जैसा कि इस सिचुएशन में हमने देखा, और अंदर कोई चार्ज नहीं था। अब ये सिचुएशन में क्या है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है और अंदर हमने चार्ज रखा है। तो चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना भाई, तो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा प्लस क्यू। सो अल्टीमेटली आई कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मौजूद हियर रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो हमें सरफेस पे, इस सरफेस से, कौन सा सरफेस सर, ये देखो ये स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, जैसा कि हम कन्वेंशनली करते हैं, यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसिडर करेंगे। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज ए। सो कंसिडरिंग दिस इज स्फीयर, उसका टोटल एरिया इज ए। हमने एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया को हम जनरली क्या कहते हैं, डी ए। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ, को यहाँ दिखा देते हैं, डी ए बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो इसके भी सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के पैरेलल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखा मैंने, डी ए नहीं लिखा, क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्जेस कांस्टेंट वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी सेंटर पे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सर्कमफरेंस पे हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर की तरफ आएगी। गिव मी 1 मिनट, आई एम चार्जिंग द बैटरी। इंक खत्म होगी मेरे पेन की। So the electric field produced by this plus q is going radially outward and which is constant. So यहाँ पे हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, ई एरिया डी है, स्मॉल एरिया लिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एरिया हमें लेने हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कोई यहाँ अगर लेता है एरिया डी ए इज आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो आउटवर्ड। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया को हम एड अप करते जाएंगे
तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज इनसाइड द स्फीयर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, क्या बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन जो कोई फ्लक्स क्रिएट होगा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। इसके कारण जो फ्लक्स होगा उसको कहूंगा मैं डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। छोटे छोटे ऐड करते रहेंगे हम, डी फाई प्लस डी फाई प्लस, लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन लेते हैं ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्लक्स। तो ये सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला यहाँ से बनता है कि कोई भी शेप रहो, जैसे कि अनुराग ने भी पूछा था कि सर अगर शेप दूसरे रैंडम शेप का होगा तो यहाँ पे तो सिमेट्रिक है, तो रैंडमली तो हमें कोई फ्लक्स का फॉर्मूला नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुम निकालना ही चाहोगे तो वी हैव द टूल मैथमेटिकली, इसको कहेंगे दिस इज द एलिमेंटल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत आती है कि फ्लक्स हम सीधा सीधा नहीं बता सकते, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू गिवन है होता है, तब हम इसको एलिमेंटल फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस स्फीयर वाले केस के लिए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लक्स का फॉर्मूला निकालेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सो इसको नाम देते हैं फ्लक्स थ्रू द स्फीयरिकल बॉडी, फ्लक्स थ्रू ए स्फीयरिकल बॉडी। ठीक है, और इनसाइड में प्लस क्यू चार्ज रखा है हमने, तो उसको लिखेंगे ई तो कांस्टेंट होगी, अंदर क्या होगा डीएम। ऐसे छोटे छोटे डीए ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा उसका सरफेस एरिया। और स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स को हमने लिखा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और ये एक पॉइंट चार्ज है ना, मुझे पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला भी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको जनरली हम के लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये वर्जन इसका यूज करेंगे। तो फ्लक्स ये वाला याद होना चाहिए, सीजन 1 में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। एफ क्या होता है, के क्यू, क्यू अपॉन क्यू, और ये आर स्क्वायर, तो क्यू और क्यू कट हो गया था, सो ई का फॉर्मूला आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो ई को मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर, यहाँ पे आर डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर का स्क्वायर कर दो भाई, ऊपर क्यू लिख दिया, और ये 4 पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा। ठीक है, तो मैं थोड़ा व्यू चेंज कर लूँ पेपर, यहाँ से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर चला गया। सो फ्लक्स ड्यू टू दिस charge placed at the center of a sphere is q upon epsilon naught. Flux due to this point charge placed inside a spherical shape is q upon naught. This is the flux. और ये किसने दिमाग लगाया, गॉस। सर एक और बार एक्सप्लेन करेंगे? तो मतलब बस उसने इंटीग्रेशन का दिमाग लगाया। तो उसका दिमाग क्या है, उसने कहा कि यार ये देखो ये चीज होता है। पहले तो उसने बहुत सारी बातें हमें बताई कि फ्लक्स क्या होता है। देख भाई, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक एंड एरिया का मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, मतलब डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कहना गलत होगा, उसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये ठीक, क्या बोला उसने कि अगर तुम्हें किसी बॉडी के अंदर चार्ज दिखाई पड़े, जैसे कि मुझे प्लस क्यू पड़ रहा है यहाँ पे, और ये किसी स्पीयर के अंदर मैंने रखा है, और मुझे कोई पूछे कि भैया फ्लक्स बताओ, ये स्पीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हमने कहा कि यार ये बड़ी परेशानी की बात है। फिर गॉस को हमने फोन किया, गॉस ने बोला ठीक है मैं 2 मिनट में सोल्यूशन देता हूँ तुम्हें। तो गॉस ने क्या बताया कि अच्छा एक काम करो, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट मैंने किए, एंड आई केम टू कंक्लूजन दैट फ्लक्स के लिए
मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ये दोनों क्वांटिटीज बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर प्लस क्यू सेंटर में रखा है तो प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई हमारे पास, और कैसी वो बाहर की तरफ फ्लो हो रही है, और हमें पूरा फ्लक्स चाहिए। तो हमने कहा कि एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया के ऊपर निकालो और इसको इंटीग्रेट करो। सबसे आसान तरीका, हम क्लास 11 से ऐसा ही करते आ रहे हैं, जहाँ पे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वी कॉल इंटीग्रेशन। 911 को कॉल करते वो इंटीग्रेशन देता है हमें। सो यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और एरिया वेक्टर की जानकारी हमने पता है, आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर, वो निकाला। ठीक है, ऐसे बहुत सारी फ्लक्स, बहुत सारे फ्लक्स हम ऐड करेंगे, जैसे शेप है उसके हिसाब से हम बहुत सारे फ्लक्स, छोटे छोटे फ्लक्स हम ऐड करते जाएंगे। तो हमने कहा कि करो भाई ऐड। हमने कहा कि 911 को कॉल करो और इंटीग्रेशन को बुलाओ। एडिशन तो नहीं करते ना, एडिशन तो बच्चे करते हैं, बड़े लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिया मैंने, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिया। मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, तो मैंने यहाँ पे देखा यार मेरी बॉडी तो सिमेट्रिक है, मुझे इंटीग्रेशन करने की यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है। पूरे इसका इंटीग्रेशन करोगे मतलब ये सब चीजें तुम ऐड करोगे, और हमें बचपन से ही पता है कि इसको ऐड करोगे मतलब ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4πr²। अगर ये एक अजीबोगरीब शेप की बॉडी होती तो मुझे सोचना पड़ता कि मैं इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखूंगा, कहाँ से कहाँ मैं इंटीग्रेट करूंगा, वो बात आती। हालांकि यहाँ पे स्फीयर है तो सीधा सीधा उसका सरफेस एरिया उठा लिया मैंने, 4πr², पुट कर दिया भाई यहाँ पे 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है Q/4πε0r²। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम हमारे ऐप पे जाके वो पहले वीडियोस देख लो। तो इसको हमने कट छाट कर दिया, 4π से 4π गया, r से r² चला गया, जो बचा वो था Q/ε0। तो हमने कहा कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। इसको हम थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे जैसे हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे तब। क्या बोलो, अभी थोड़ी बात चमकी क्या तुम्हारे दिमाग में? यस। अगर तुमने मुझे गौर से सुना होगा तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर तुम बीच में भटक गए होंगे इधर उधर तो कुछ घंटा समझने नहीं वाला। फटाफट से लिख लो और चीजें आगे कवर करनी। चलो तुम सर लिख अभी रहे आगे हो या क्या इसका कर रहे यूज हो? देखने स्टेटस वाले हैं क्या क्या? है? हाँ, इसका एप्लीकेशंस देखेंगे हम। ओके। हम इसको लेके ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, हम फ्लक्स के ऊपर नहीं रुकने वाले, हमें चलना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। सर गॉस लॉ से इजियर है क्या निकालना मतलब? हाँ, ये आसान पड़ता है और इसकी लिमिटेशंस भी है। हम सिर्फ सिमेट्रिक बॉडी के लिए इसे लगाएंगे। इफेक्टिव तरीका है, आसान तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। हालांकि ये सब चीजें हम निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्फीयर के लिए क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है। लेकिन बाद में गॉस लॉ बोले कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, आई ऑल्सो वांट टू स्पीक समथिंग। तो उन्होंने कहा कि यार हमने तो पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है, सॉरी। ये कहा कि नहीं, मेरे पास आसान तरीका है। हमने कहा कि विल गिव इट अ वन ट्राई टू दिस गॉस भाई। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने सिलेबस में डाल दिया। प्रेजेंटेशन के बाद सीधा सिलेबस। हाँ? तो सिलेक्शन कम्युनिटी बैठी थी ना कि हमें सिलेबस चाहिए अभी, कौन कौन आएगा हमारे सिलेबस में। तो गॉस भैया थोड़े लेट हो गए लेकिन इम्प्रेस कर गए, डाल दिया सिलेबस में। डायपोल भी आ रहा था उधर से, डायपोल तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें लेके आए, उसको भी डाल दिया, कूलम्स लॉ को भी डाल दिया।
वहां से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भागते हुए आया, उसको भी डाल दिया सिलेबस। और बच्चों को बोला लो बच्चों पढ़ो अभी। चलो मैं चल रहा हूँ आगे, तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हो गया मार्जिन सर। में तुमने लिखा होगा। यस। तो ये डेरिवेशन करते ये केस आती बहुत बार परेशान किया इस फॉर्मूला ने बच्चों को, तो हम कवर कर लेते। मुझे भी परेशान किया था इसमें बहुत बार। फॉर्म पहले तो मुझे फॉर्मूला ही नहीं मिला जब मैंने क्वेश्चन देखा, ढूंढने के बाद मिला। तो एक कोन शेप बॉडी है, कोन हम लेंगे, तो कोन होता है ना कोन, आइसक्रीम कोन। ठीक है, तो सिचुएशन समझा दो कि क्या करने वाले हैं हम। तो ये कोई ऐसा कोन है, कोन, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक है। और पूछ रहे कि ये शेप से कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा है हमें, यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो ये पूरे एरिया में से कितना फ्लक्स, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, इधर से। जनरली अगर हम देखेंगे प्लस क्यू से, तो वो हर तरफ फ्लक्स, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसकी, ठीक है। हमने कहा कि बस इतने से पोर्शन में से, इतने से पोर्शन में से और कन्फाइंड रीजन इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा। तो अगर सिंपली प्लस क्यू तो पूरे दुनिया में फैल रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट दाएं बाएं सब जगह पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है। हमने कहा कि नहीं, हमें बस इतने पोर्शन में से, इतने पोर्शन में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो पूछो। तो हमने कहा यार बड़ी दिक्कत हो गई है, हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है कर लेते हैं डेरिवेशन, और जिसका जो फॉर्मूला आएगा वो काफी जरूरी होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका ओरिएंटेशन से करते हैं। बहुत सारी बुक में हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से किया है, कन्वीनियंट जाता है बताना चीजें, ठीक है। तो एक कोई ऐसी रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इसके एंड्स ऐसे जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसका सेंटर, डिस्टेंसेस वगैरह पूरी ज्योमेट्री रेडी कर लेते हैं पहले। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, डिस्टेंस को बोलते हैं हम एक्स, एक्स डिस्टेंस है ये, ठीक है। और तो पूरे रिंग की रेडियस आर है, कैपिटल आर। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, वो जो फिर अभी तो दिखाने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम अभी ना यहाँ पे एक कुछ एलिमेंटल रिंग बना लेते हैं, छोटी सी रिंग बनाते हैं हम, ठीक है। ये छोटी सी रिंग बनाते हैं और ये रिंग की थिकनेस होगी डी आर, और ये रिंग की जो रेडियस होगी वो होगी स्मॉल आर, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे रिंग, छोटे छोटे रिंग, छोटे छोटे रिंग, ऐसे हम कॉन्सेंट्रेटिव रिंग ऐड करते जाएंगे इंटीग्रेशन करते हुए, और मुझे टोटल फ्लक्स थ्रू दिस रिंग मिल जाएगा, ठीक है। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स आया नहीं कह रहे, ये एक्स है, ये मिल जाएगा। तो तरीका बड़ा आसान है, हम यहाँ पे एक छोटी सी रिंग कंसिडर करेंगे ऑफ रेडियस आर, ठीक है। मतलब मैं तो पहले रफ में बोल रहा हूँ, पहले तो समझ लो क्या करेंगे हम पहले तो डी फाई लगाएंगे, एक छोटी सी रिंग यहाँ पे लेंगे, छोटी सी रिंग, ठीक है। उसका फ्लक्स निकालेंगे E इंटू डी ए, E इंटू डी ए। तुम पूछोगे E कहाँ से आ गई, अरे भाई ये प्लस क्यू चार्ज बैठा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा ना अपनी हर डायरेक्शन में, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है हमें बस। तो कैसे करेंगे उसका कैलकुलेशन, तो सर ये रिंग क्यों हमें हेल्प वो करेगी। समझा। रिंग क्यों ली, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है ना, मैं शुरुआत कैसे करूँ। तो मैंने कहा कि हमने पीछे वाला जो एग्जांपल किया था, यहाँ पे ये जो छोटा ए लिया था हमने, ये छोटा ए सर लिया, उसका पार्ट ऐसे फ्रैक्शन ही हो गया ना स्फीयर का वो। कौन हो गया ना, हाँ तो वो इट्स ऐसे लाइक अ मतलब कौन। नहीं को हाँ बस तो बस ठीक है, इसको तोड़ पर दे दो स्फीयर ऐसा, का फ्रैक्शन, हाँ यस ये बोल रहा हूँ। ऐसा, यू कैन से सम पोर्शन ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। तो तो फिर सेजल उसमें भी पूछ रही है कि सर सिमिलर आपने वो प्रोसेस डी लगाएंगे ना। रिंग क्यों लिया, फिर से बोलना, सुना ही नहीं पड़ा। मैं बोलूं? हाँ हाँ, जी सर एक बार फिर से। देखो भाई ये जो है ना, ये डी ए, यहाँ पे हमने छोटे छोटे डी ए लिए थे और सबको इंटीग्रेट कर लिया था, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं,
हम छोटी सी रिंग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, देखो अभी दिखाई पड़ा वो ये छोटी रिंग यहाँ पे, फिर एक छोटी रिंग यहाँ पे, 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 सर पर ऐसे ऐड रिंग्स करते क्यों जाएंगे, छोटी छोटी रिंग को सर्कल ऐड भी तो करेंगे। कंसीडर कर सकते हैं। नहीं, ये 3D ज्योमेट्री है ना, सर्कल क्या होगा, सर्कल इज अ 2D ज्योमेट्री, इसकी थिकनेस भी है ना कुछ, इस रिंग की कुछ थिकनेस भी है हमारे पास। अगर ये 2D ज्योमेट्री होती तो हम वैसा करते हैं, ये ऐसा जा रहा है ना इधर, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है पूरा, ठीक है। तो इसकी भी कुछ थिकनेस है ना, इसका भी कुछ एरिया होगा, ये जो रिंग है इस रिंग का पूरा एरिया होगा, ठीक है। नहीं तो सर, इसको हमें मतलब वो नहीं एज कह अ, रहे, आपने हाँ जैसे कहा ना वो फ्रैक्शन है स्फीयर का, तो वो ओके, स्फीयर का जो फ्रैक्शन है उसमें भी सिमिलर ही चीज लगनी चाहिए ना। मतलब हम लोग एक छोटा एरिया सिलेक्ट करेंगे, पर आप रिंग्स क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहा। हाँ एग्जैक्टली। तुम डिस्क सिलेक्ट करो, डिस्क क्या है, डिस्क भी क्या है, एक रिंग का तो छोटा पार्ट है ना, एकदम छोटा सा, ऐसा देखो ये, इसे रिंग भी कहो या डिस्क कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐड करना है। देखो स्पीयर में आसान क्या था, यहाँ से यहाँ हम सीधा ऐड कर रहे थे ये पूरा, ठीक है। हमें ये पूरा पोर्शन ऐड करना है ना, इस पोर्शन को। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज टू कैलकुलेट द एरिया, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा पोर्शन लेता हूँ मैं, क्योंकि क्या, क्यों ऐसा सर, क्योंकि देखो हर बार ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ये देखो ये x तो कांस्टेंट है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यहाँ पे देखता हूँ ये स्लांट हाइट कहते हैं ना हम कोन की, ये क्या होती है स्लांट हाइट, थोड़ा ऊपर गया ये स्लांट हाइट है, थोड़ा ऊपर गया ये स्लांट हाइट, तो उसकी जो हाइट है स्लांट हाइट वो चेंज होते जा रही है। तो मैं एक ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं बोल सकता ना कि मैंने एक सर्कल लिया, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, चार्ज क्यू कितने डिस्टेंस पे है, एक डिस्टेंस पे। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये होगी ई, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स होगा क्या वो सेम होगा, अगर होगा तो इतनी करने की जरूरत नहीं। ये जो पहला नहीं वाला होगा है सर। ई, इसने जो फ्लक्स क्रिएट किया, क्योंकि उसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा 0 डिग्री। यहाँ पे देखो इसका इसके साथ कुछ एंगल बन रहा है ना, अल्फा, इसका कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। स्पीयर में तो स्पीयर हर जगह से सिमेट्रिक था, स्पीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री आ रहा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे काम आसान था, हमें कोई एलिमेंटल एरिया को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा इसको 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक सेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा है। एक लास्ट अटेम्प्ट समझने की कोशिश करो, ये प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये यहाँ पे ऐसी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसी जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सेक्शन में सेम है या चेंज हो रही है, तो हमने कहा कि वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, अगर ये सरफेस ऐसा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर जाते तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, ये एरिया वेक्टर ए है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तुमने कहा 0 डिग्री, ठीक है। अभी ये वाली लाइन कंसिडर करके ड्रॉ करते हैं, तो ये वाली लाइन कैसी जा रही है, ये वाली लाइन ऐसी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अभी एरिया वेक्टर और इसके बीच में कुछ एंगल थीटा बन गया ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास हो रही है वो कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो छोटा एलिमेंट लेके हम ऐड करेंगे। अगर ये पूरा स्पीयर होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे ही पास हो रही। तो ये चैलेंज होने के कारण हमने वो एलिमेंट्री रिंग कंसिडर की, ठीक है। सो एक्स डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट्री रिंग ले ली, अभी रिंग बना लेता हूं मैं यहाँ पे।
ये मैंने रिंग बनाई, ठीक है, स्मॉल एलिमेंटल रिंग, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस मैंने बोला dr है, और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस ले लेते स्मॉल r। ओरिजिनल कोन की हमारी रेडियस कितनी है सर्कल की? कैपिटल R। हमने कोई एलिमेंटल रिंग ले ली यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे रिंग हम सेंटर से होते हुए बनाएंगे और उसको ऐड करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा यहाँ पे वो होगा dA। एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा ना, रिंग का एरिया वेक्टर डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। दिस इज द एरिया वेक्टर आउटवर्ड, ठीक है, राइट। यहाँ पे अगर लेते हैं हम ये वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अगर हम सेंटर से एक लाइन दिखा देते तो सेंटर से जो फील्ड होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। ये सिचुएशन में फ्लक्स मतलब E और DA के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे DA और E के बीच में एंगल कितना होगा? DA को मैं यहाँ आकर दिखाता हूँ, DA को, तो एंगल कुछ मान लेते हैं, एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। तो मैं DA यहाँ पे दिखा दूं एक फिर से, दिस इज DA, और इसका एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे? अल्फा, ठीक है, ओके। तो हम अभी फॉर एलिमेंटल रिंग, फॉर एलिमेंटल रिंग हम फाइंड आउट करते हैं, उसको कहेंगे डी फाई। ये एलिमेंटल रिंग के वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय प्लस क्यू इज E इंटू DA। अभी मुझे बताओ DA क्या लेंगे? यहाँ पे DA क्या लेंगे? इसको हम अल्फा बनाए यहाँ पे, ज्योमेट्री क्लियर कर देता हूँ, ये सेंटर का हटा देता हूँ, ये चीज है एलिमेंटल का, ठीक है। थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा इसे। दिस इज DA, ये एंगल कितना है? अल्फा, ठीक है। तो E का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मुझे DA के अलोंग लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? E cos अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंपोनेंट लेते एरिया वेक्टर क्या? हमने कहा कि यहाँ पे एरिया वेक्टर DA है और ये सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। तो मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग DA लूंगा और वो कितना आएगा? E cos अल्फा, ठीक है। तो पहले वो पुट कर लेते हैं इनके बीच के एंगल। सो E DA cos अल्फा, दिस विल बी द फ्लक्स एट दिस एलिमेंटल रिंग। अभी बात आती है कि मुझे एरिया को क्या पुट करना है। अगर इसको कट करो सरकमफरेंस के टर्म में मैं पुट करना चाहता हूँ, अगर इस एलिमेंटल रिंग को मैं कट कर देता हूँ तो कुछ ऐसी छोटी सी स्ट्रेट लाइन वाली स्ट्रिप मुझे दिखेगी। अगर इसको कट करके यहाँ पे देखो, उसकी थिकनेस कितनी है? dr, और उसकी जो रेडियस थी वो लेंथ में कितनी हो जाएगी? सरकमफरेंस इज 2 पाई r। तो क्या मैं DA को लिख सकता हूँ क्या? 2 पाई r इंटू DA पुट कर देंगे यहाँ पे, डी फाई इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई r इंटू DA cos अल्फा, ठीक है। हमने ये पुट कर दिया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पुट करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे मुझे देखना है तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना होगा वो ज्योमेट्री से हम बना सकते हैं। तो इस रिंग को मैं फिर से नीचे बना देता हूँ, ये हमारी रिंग थी, राइट। ये डिस्टेंस था x और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज r। इसकी रेडियस कितनी ली थी हमने? r। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फाई इज इक्वल टू, ये वाला लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, वो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई से ये वाला डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर आई विल सिंपली राइट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इंटू 2 पाई आर, तो लिख दिया मैंने 2 पाई आर इंटू DA, मैंने लिख दिया DA। ये यार cos अल्फा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये अल्फा है
अल्फा है, तो ये भी तो अल्फा होगा, मतलब ये भी अल्फा होगा। कॉस अल्फा बताओ, ये ज्योमेट्री से कॉस अल्फा कितना होगा? बोलो 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 x बोलो by बोलो, root कॉस of अल्फा x कितना square होगा? plus r square, x upon एक्स root बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको पुट कर देंगे हम एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, तो ऐसा बहुत अच्छा खासा हमें इक्वेशन मिल गया। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते, पाई पाई गया 2 से, ये यहाँ पे 2 आ गया भाई, और क्या है, कुछ नहीं है बस। तो इसको लिख देते हैं q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट टर्म है वो एक जगह पे, x इंटू dr ना, dA कैसे आया, शुड बी dr, 2 पाई r इंटू dr, ये गलती से dA लिख दिया मैंने, इट शुड बी dr। ये लेंथ और ये दोनों मल्टीप्लाई करना है ना डायमेंशन, तभी एरिया मिलेगा। सो 2 पाई r इंटू dr लिखना चाहिए था, गलती से dA लिख दिया। तो दिस इज dr। तो x नीचे भी करो dr, यहाँ पे भी कर देते हैं dr। पेंसिल, चलो इतना छाप लो, मैं चार्ज कर लेता हूँ पेंसिल। बाकी कोई इंटीग्रेशन बाकी है, और जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखेगा, जिसको कॉन्सेप्चुअली समझना है वो डेरिवेशन को कॉन्सेंट्रेट करे। ऑलराइट, पेंसिल चार्ज्ड। तो भाई इसको लिखा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये x dr डिवाइडेड बाय, ये है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। इसकी पावर कितनी है 1, और ये रूट की पावर कितनी होती है 1/2। सो 1 प्लस 1/2 इज 3/2। इतना आ गया। r कहाँ गया? अच्छा, ये क्या x r So बाकी वो ना, x R इंटू r डाल रहा हूँ, ये इंटू r यहाँ ले लेते हैं, r क्यू आर एक्स इंटू डी आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। देखो कुछ मिस तो नहीं हुआ ना, क्यू आ गया है, आर भी आ गया है, आर को भी लिखा, एक्स को भी लिखा, डी आर को लिखा, इस क्यू को लिखा, क्यू को लिखा, एप्सिलॉन नॉट को लिखा, इन दोनों को मिला के ये वाला लिखा, सब चीजें आ गई है। अभी इंटीग्रेट का वक्त है। सो टोटल फ्लक्स चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करेंगे, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाहर, क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, q इज अ कांस्टेंट, x इज द R भी डिस्टेंस फ्रॉम, नहीं r नहीं कांस्टेंट, x कांस्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, ये पूरे yes इसमें yes क्या वेरिएबल है, r वेरिएबल है, r चेंज हो रहा है, रेडियस ऑफ दिस रिंग, एलिमेंटल रिंग की रेडियस चेंज होती है। सो क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, r इंटू डी आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी स्पीड अप कर देते हैं। तो ये आ गया क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा एडवांस इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन। हम इसको पुट करते हैं टी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पुट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का एक टाइप होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने इसको फर्स्ट पार्ट में भी किया था, वहां पे हमने वो x इज इक्वल टू आर टैन थीटा पुट किया था, क्योंकि हमें एंगल के टर्म में आंसर चाहिए था। यहाँ पे हम टैन थीटा वगैरह नहीं पुट करेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये 2r, और इसका हो जाएगा 2t dt बाय, ऐसे ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा यार, 2r dr equal to 2t dt प्लस हाँ 2r dr इज इक्वल टू
2t dt ऐसा लिखेंगे। अब मुझे पता है बच्चे बोलेंगे सर आपने तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोला था 2x, आपने 0 क्यों लिया? कोई बताएगा मुझे मैंने 0 क्यों लिया? क्या एक्स स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल है? Constant एक्स है। स्क्वायर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट सर है, इसलिए जी इसको 0 किया। वो वेरिएबल होता तो 2x लिखते। ठीक है, तो ये 2 और 2 तो कट हो गया। तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए dr। dr इज इक्वल्स टू t dt अपॉन r। ये कहाँ लगाओगे सर? अभी देखो हमें दो चीजें मिल गई। विल सब्स्टिट्यूट दिस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर, और ये जो dr है, dr को भी t के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें ऊपर प्लग कर देंगे। ठीक है, तो मेरा फ्लक्स यहाँ से आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन के अंदर r को वैसे ही dr को पुट करता हूँ मैं t dt डिवाइडेड बाय r, और ये पूरे टर्म को हमने क्या पुट करना है? टी स्क्वायर रेस टू 3/2 आ जाए। r और r चला गया, फ्लक्स आ गया भाई क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन के अंदर t डिवाइडेड बाय टी 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 टू टू टी क्यूब dt, नीचे स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है, और इसकी लिमिट्स क्या आएंगी? अभी लिमिट क्या आएगी कोई बताएगा? कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? कयामत से कयामत तक। तो कयामत से मतलब 0 से ये r तक। छोटी रिंग मतलब छोटी वाली डिस्क बनेगी, फिर छोटी रिंग ऊपर, जैसे छोटे छोटे छोटे। डिस्क भी क्या है? तुम कहोगे डिस्क क्यों नहीं लेते? अरे डिस्क भी तो रिंग में बनी हुई है ना, एक छोटी रिंग, एक छोटी रिंग, एक छोटी रिंग, इसलिए मैंने रिंग लिया है यहाँ। तो हम सेंटर से स्टार्ट करते हुए छोटी छोटी एलिमेंट्री रिंग बनाएंगे, कहाँ तक? r तक। तो मेरी लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी r। तो फ्लक्स आ जाएगा भाई क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे याद नहीं, प्लीज मुझे हेल्प करो कोई। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी। -1 अपॉन टी। ठीक है, सबको आता है ना? 1 अपॉन टी स्क्वायर को लिखोगे टी रेस टू -2 dt, तो ये हो जाएगा टी रेस टू -1 अपॉन -1। ठीक है, उस हिसाब से -1/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट r, तो ये हो गया क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन रिमेम्बर पहले t को ओरिजिनल फॉर्म में लिखो। व्हाट वाज t? t क्या है हमारा? टी स्क्वायर क्या है मेरा? एक्स x स्क्वायर square प्लस plus आर r स्क्वायर। तो square। वहां से तो t यहाँ से आ जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। so t इक्वल्स टू लिमिट चेंज अंडर कर रूट देंगे ऑफ ना। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं करने की जरूरत नहीं, हम t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पुट कर दिया 0 to r। लिमिट किसको लगानी है? हमें x को लगानी है, r को लगानी है? आर को। x तो कांस्टेंट है, r को ही लगानी है ना। तो क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट क्या है? r, मतलब ये छोटे r के जगह पे बड़ा r रख देंगे, माइनस इस छोटे r के जगह पे हम 0 रख देंगे। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट, अपर लिमिट इज r, तो -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस, अभी r स्क्वायर के जगह पे 0 पुट करना है, सो माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा? +1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज x ओनली। तो फॉर्मूला यहाँ से बन के आता है क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। दिस इज द फॉर्मूला। और इसको अच्छे से लिखोगे तो क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 1/x यहाँ से -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अगर x को मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो और अच्छे से बनेगा, सजा धजा के लिखेंगे बैंड बाजा बारात के साथ। x अंदर चला जाएगा तो ये x अपॉन x माइनस x अपॉन
अंडर रूट, पूरा बच्चे जैसे एक एक स्टेप करके दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सोचने की जरूरत भी ना पड़े, फ्लो में पूरा समझ जाओगे तुम क्या है। एक्स एक्स कट हो गया, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जिसको समझा समझा, जिसको नहीं समझा ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखो। सर आपने क्या द किया अभी? इम्पोर्टेंट रिजल्ट सर थर्ड मैंने लास्ट ना में एक क्या किया? थर्ड लास्ट वाले स्टेप में, ये वाले स्टेप में यहाँ पे बोल रहा है क्या? नहीं, वो x बाय x क्या किया नेक्स्ट? सॉरी, ये ब्रैकेट जो के अंदर x x है लेके। ना, मैं ब्रैकेट के अंदर लेके, तो ये अंदर यहाँ पे आ गया x, और ये इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे भी आ गया x, तो x और x क्या हो गया, कट हो गया, तो क्या बचेगा वहां पे 1। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इसको कोई देखेगा तो हमने पहले इसको cos थीटा भी लिखा है, इस टर्म को तुम देखो, x अपॉन अंडर cos रूट एक्स अल्फा है स्क्वायर ना? प्लस आर स्क्वायर की खोज जारी है। कहाँ गया ये cos अल्फा? तो किसी एंगल के टर्म में अगर कोई पूछा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कराऊंगा, तुम पहले इस डेरिवेशन को समझ। cos अल्फा लिखेंगे हम उसको, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा। ये इसका दूसरा फॉर्म। ठीक, काफी जरूरी डेरिवेशन किया हमने। चलो, तुम्हारी छपाई कहाँ से बाकी है, चेक करो। क्या मेरे साथ लिख लिया सब लोगों ने? प्लीज रिप्लाई दो मुझे। सर लिख लिया। लिख लिया सर। सर हो Okay, ठीक है। सो लास्ट 2 फॉर्मूलेज आर इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, बस 1 मिनट के ज्यादा नहीं लगेगा। ऊपर से मुझे बस डायग्राम लगेगी, इस डायग्राम को लेते हैं। So to conclude this, because of plus q charge, the electric flux passing through this conical shape is q by 2 epsilon naught in bracket 1 minus x upon under root x square plus r square, out of which what is q? Q is the charge which is placed at somewhere here. What is x? X is the distance at which we want to calculate the flux. What is capital R? Capital R is the radius of this conical circular ring. मतलब ये पूरे कोन का ये जो सर्कुलर सेक्शन है उसकी रेडियस। इन टर्म्स ऑफ एंगल, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग एन एंगल अल्फा हियर, अगर अल्फा के टर्म में पूछेंगे तो विल यूज दिस सेकंड फॉर्मूला। कल इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं और इसके बाद चलेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ ने कुछ एप्लीकेशंस बताए हैं सर्कुलर स्पीयर के लिए, बेसिकली स्पीयर के लिए, डिस्क के लिए नहीं, रिंग के लिए भी नहीं, उसने 3D ज्योमेट्री के लिए हमें कुछ फॉर्मूला दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, जैसे कि सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, स्पीयर हो गया, होलो सॉलिड स्पीयर हो गया, इनके लिए कुछ फॉर्मूला बताया, और एक शीट, मेटल शीट के लिए भी फॉर्मूला उसने बोला है, वो हम कल करते हैं, अभी रुक जाते हैं। तो क्या किया आज हमने, हमने ये फ्लक्स के फॉर्मूले देखे, एप्लीकेशंस देखे फ्लक्स का, कुछ कॉन्सेप्ट देखा जहाँ पे फ्लक्स जीरो नहीं होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्लक्स जीरो हो जाता है, क्लोज बॉडी होनी चाहिए, एरिया वेक्टर आउटवर्ड लेते हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम एंगल लेते हैं, तो EA से बन जाता है फ्लक्स। फिर हमने यहाँ से देखा कि अगर कोई चार्ज बॉडी, मतलब सॉरी, कोई चार्ज हमने रखा है किसी बॉडी के अंदर, तो उसके कारण जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो कॉन्सेप्ट देखा हमने। इंटीग्रेशन वाला फंडा यूज करना होता है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेते हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं हम, छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया को ऐड करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं। सो थ्रू आउट द शेप के थ्रू जो फ्लक्स
पास होगा उसका हमें आंसर मिल जाता है। तो उसके लिए हमने कोनिकल शेप का एग्जांपल लिया। यहाँ पे ये कोनिकल शेप के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, इसका डेरिवेशन हमने किया। वहां पे एलिमेंटल रिंग कंसिडर की, उस एलिमेंटल रिंग के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, हमने कहा कि E इंटू डी ए, ई और डी ए के बीच में एंगल अल्फा था, डी ए कॉस अल्फा ले लिया हमने। तो हमने कहा कि डी ए को क्या पुट करेंगे, तो हमने इस एलिमेंटल रिंग का एरिया जानना था, उसको यहाँ पे खोल के स्ट्रेट कर दिया। तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर, और ये जो थिकनेस होगी उसकी हो जाएगी डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर उसका एरिया हो गया। हमने कहा कि फिर कॉस अल्फा का क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। हमने कहा कि ये ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि हमने यहाँ नीचे भी निकाला है, वहां से हमने फिर कॉस अल्फा की भी वैल्यू निकाली, और ये जो लेंथ बाकी थी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको भी कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहाँ से अंडर रूट है तो अंडर रूट स्क्वायर में चला जाता है, इंटू 2 पाई आर एज इट इज लिखा, डी आर को डी आर लिखा, कॉस अल्फा को ये सब्स्टिट्यूट किया, ये यहाँ पे लिखा, थोड़ी काट छाट कर दी हमने। फिर हमने कहा कि डी फाई, वैसे बहुत सारे डी फाई ऐड कर देंगे हम, इंटीग्रेट किया तो जो कांस्टेंट टर्म थी उसको बाहर ले लिया हमने, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड आ जाएगा, क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा आर डी आर अपॉन ये टर्म। फिर हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर लिखा इसको। फिर अगर हम टी के टर्म में लिखेंगे तो डी आर की इंटीग्रेंट की भी टर्म चेंज करनी पड़ेगी, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट लिख देते हैं। सो डी आर और टी स्क्वायर दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो इंटीग्रेशन मुझे मिला 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी, हाँ 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे मिला माइनस 1 बाई टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, इंटीग्रेट करके हमने सब्स्टिट्यूट किया t को ओरिजिनल फॉर्म में, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ से यहाँ तक, वो t का सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी 0 टू r, और तब जाके हमें फॉर्मूले मिले ये दो। ऑल राइट, चलो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आज लेक्चर, अच्छा लगा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास।